सर जॉर्ज ओम्स। ओम ओम का कुलिया, ओम का कुलिया, ओम का कुलिया। बरखरवा में पता नहीं कितनी बार आप लोगों ने ओम का नाम सुना होगा। ये है सर जॉर्ज ओम। इन्होंने ही ओम का कुलिया दिया था। ये एक जर्मन के रहने वाले फिजिसिस्ट यानी तबियात के मैदान में साइंसदान थे। इन्होंने एज ए टीचर अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की और बाद में साइंटिस्ट की तरीके से काम किया और इलेक्ट्रिक फील्ड में अपने कुलिये को बताया, जिसके बारे में हम इस वीडियो में भी मालूमात हासिल करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है आपका बरखरवा यानी इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर है। तो ये SCERT तेलंगाना की टेक्स्ट बुक का टॉपिक है। आई होप ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो मेरा नाम है शगुफ्ता। चलिए आज हम हमारे वीडियो की शुरुआत करते हैं। बरखरवा फर्स्ट, इसमें टॉपिक है बरखीरो। बरखीरो यानी इलेक्ट्रिक करंट को आई के सिंबल से जाहिर किया जाता है। अब इसकी डेफिनेशन क्या है और किस तरह ये अमल करती है ये हम देखेंगे। किसी मौसिल कंडक्टर किसे कहते हैं? ऐसी वो अशिया जिनमें से करंट गुजर सकता हो, इसे हम बरखी मौसिल कहेंगे। तो किसी भी मौसिल की तराश उमूदी में से इकाई वक्त में गुजरने वाली बरखी बार की कुल मकदार को बरखी रो कहते हैं। तो बरखी बार अलग है, बरखी रो अलग है। तो इकाई वक्त में यानी 1 मिनट या फिर 1 सेकंड, इकाई वक्त 1 सेकंड या 1 मिनट के अंदर जब हम किसी बरखी चार्ज या बरखी बार की कुल मकदार एक तराश उमूदी यानी छोटे से हिस्से से, सपोज एक पूरी वायर है, वो वायर के छोटे से इकाई हिस्से से जितनी भी बरखी बार गुज़र रहे हैं, अगर हम उनकी तादाद को, उनकी मकदार को ले रहे हैं तो उन्हें हम कहेंगे बरखी रो। यानी एक वायर का तराश उमूदी क्रॉस सेक्शनल एरिया लिया गया है जहाँ से इकाई वक्त में जितने बरखी बार गुज़र रहे हैं उसकी मकदार को हम बरखी रो कहेंगे। एक तो है मौसिल यानी जिसमें से करंट गुजर सकता है। जब करंट गुजर रहा है तो बरखी रो की डेफिनेशन क्या है? इकाई वक्त आइदर सेकंड और मिनट, उसमें जितने बरखी बार वहाँ से गुज़र रहे हैं उस तराश उमूदी में से एक पॉइंट पे से, उसकी कुल मकदार को हम कहेंगे बरखी रो। बरखी रो को आई से जाहिर किया जाता है। आई मसावी है Q/T। Q यानी बरखी बार, कुल बरखी बार की तादाद हम ले रहे हैं, कितनी देर किसके मुकाबिल में ले रहे हैं? वक्त के मुकाबिल में। तो आई मसावी है Q/T, बरखी बार बटे वक्त। अगर मैथमेटिकली कहा जाए तो ये रेशियो है, ये एक निस्बत है बरखी बार और वक्त के दरमियान। बरखी रो निस्बत है बरखी बार और वक्त के दरमियान। रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड टाइम गिव्स बरखी रो। समझ में आया? बरखी बार को जब हम वक्त से तकसीम करेंगे तो हमें बरखी रो हासिल होगी। तो इसमें से ही आपके कुछ मैथमेटिकल क्वेश्चंस बन जाएंगे, जैसे Q और T देकर यानी बरखी बार और वक्त देकर बरखी रो मालूम करने के लिए कहा जा सकता है, या फिर टाइम और बरखी रो देकर बरखी बार मालूम करने के लिए कहा जा सकता है। यानी 2-3 टाइप के क्वेश्चंस इसमें से पॉसिबल है। तो इसकी इकाई क्या है? बरखी रो की इकाई है एम्पियर। रिमेंबर, बरखी रो की इकाई है एम्पियर। तो 1 एम्पियर किसके मसावी होगा? इसी से आपको डेफिनेशन मिल गया। बरखी बार को हम कूलम में नापते हैं, वक्त को हम सेकंड में नापते हैं, तो 1 कूलम पर सेकंड हो गया 1 एम्पियर। बरखी रो की इकाई है एम्पियर। नेक्स्ट बरखी बार। यहाँ पे देखा ना बरखी बार, तो यहाँ पे अब दिमाग में अटक गया है बरखी बार क्या है। बरखी बार नॉर्मली हमें पता है कि बरखी बार क्या है, बस उसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन मौसिल में बरखी रो के बहाव को नापने की गई, उसी से एक्सट्रैक्ट किया गया। मौसिल में बरखी रो के बहाव को नापने की जो इकाई है वो बरखी बार है, इलेक्ट्रिक चार्ज। इसकी इकाई हमने देखा कूलम है। तो ये जो बरखी बार है दो किस्म के होते हैं, बार, मुस्बित बार, मनफी बार। तो यहाँ पे ये तीन, जस्ट रिमेंबर, हमें पता है ना लाइक पोल्स, यानी दो प्लस प्लस है, यानी दो मुस्बित बार है तो वो एक दूसरे को दफ़ा करेंगे, दो मनफी बार है तो वो एक दूसरे को दफ़ा करेंगे। अगर एक मुस्बित और एक मनफी बार है वो एक दूसरे की कशिश करेंगे। यानी मुशाबा जो
अलामात होते हैं, मुशाबा बार जो होते हैं, मुशाबा बार जो होते हैं वो एक दूसरे को दफ़ा करते हैं, और जो मुख्तलिफ होते हैं जैसे प्लस माइनस वो एक दूसरे को कशिश करते हैं। ये है बरक़ी बार की तारीफ़। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक करंट। अभी हमने देखा ना पॉजिटिव से नेगेटिव। तो यहाँ पर इस बहाव को किसी एक क्रॉस सेक्शनल एरिया पे अगर हम देखेंगे तो उसको हम कहेंगे बरक़ी रो। नेक्स्ट तफ़ावत क़ुवा, पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम V से ताबिर करते हैं। इसके एक रीज़न ये है कि इसे वोल्टेज भी कहा जाता है, इसीलिए हम इसे कैपिटल V से ज़ाहिर करते हैं। बरक़ी क़ुव्वत के ज़रिए, बरक़ी क़ुव्वत, क़ुव्वत के ज़रिए फोर्स, बरक़ी क़ुव्वत के ज़रिए इकाई मुस्बित बार पॉजिटिव चार्ज को, एक पॉजिटिव चार्ज को, अभी पढ़ा ना बरक़ी बार, उसमें से हम कौन सा बार ले रहे हैं, मुस्बित बार। मुस्बित बार को L फासला तय करने के लिए, L यानी 1 मीटर, 2 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर, 1 नैनोमीटर, कौन सा भी L फासला तय करते हुए नुक्ते A से B तक लाने के लिए, सपोज़ ये एक ट्यूब है, यहाँ A मुकाम है, यहाँ पर B मुकाम है, तो हमें यहाँ से एक मुस्बित बार को B तक ले जाना है और उसके दरमियान का फासला है L। तो यहाँ पे जो काम अंजाम पाएगा इसे हम तफ़ावत क़ुवा या वोल्टेज कहेंगे। ओके, कुछ ना कुछ काम होगा ना वहाँ पर। एक तो हम वहाँ पे बरक़ी क़ुव्वत अप्लाई कर रहे हैं, इसकी मदद से हम क्या कर रहे हैं, इकाई मुस्बित बार को L फासला तय करवाते हुए A से B तक ले जाया जा रहा है, इसे हम वोल्टेज तफ़ावत क़ुवा कहेंगे। तो V मसावी है W, वर्क, कुछ ना कुछ काम हुआ वहाँ पर, W/Q, बरक़ी बार, यहाँ पे मुस्बित है, Q बार की बार को ज़ाहिर करने का निशान Q है। तो वोल्टेज मसावी है काम बटे बरक़ी बार, V मसावी है W/Q। तब ये वर्क या काम, काम की क्या डेफिनेशन होगी, हमें पता है काम क्या है, काम है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी क़ुव्वत, जिस तरह आपने क़ुव्वत लगाई और वहाँ पे कुछ ना कुछ काम हुआ, और सपोज़ आप किसी मेज़ को ढकेल रहे हो तो आप अपनी क़ुव्वत लगा रहे हो और वो मेज़ आगे हट रहा है, अपनी जगह से डिस्प्लेस हो रहा है, कुछ ना कुछ फासला तय कर रहा है, तभी जाके हम कहेंगे कि वो काम हुआ। आप गए चट्टान को ढकेलने लगे तो क्या काम होगा वहाँ पे, नहीं, काम तभी होगा जब आप अपनी क़ुव्वत लगाए और वहाँ पे उस क़ुव्वत का असर ज़ाहिर हो। तो वर्क मसावी क़ुव्वत ज़रब डिस्प्लेसमेंट नक़ल मकान। तो W इज़ इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स F, डिस्प्लेसमेंट S। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, कितना फासला तय किया गया है, L का फासला तय किया गया है, तो F इंटू L। इस तरह हमें काम का फॉर्मूला आ गया। यहाँ पर क्या काम हुआ, F क़ुव्वत लगाई गई, उससे L फासला तय किया गया, F इंटू L। तो अब इस इक्वेशन में आप सेकेंड इक्वेशन को दर्ज कीजिए, W मसावी है F इंटू L, तो V मसावी हो गया फोर्स क़ुव्वत ज़रब L, जो फासला तय किया गया, किसके लिए फासला तय किया गया, इकाई मुस्बित बार को A से B तक ले जाने के लिए वो काम किया गया। तो ये है आपका तफ़ावत क़ुवा। ये एक मसावत को देखकर भी आप तफ़ावत क़ुवा का डेफिनेशन बोल सकते हैं, कैसे, इकाई मुस्बित बार पर क़ुव्वत के अमल के ज़रिए L फासला तय करवाना तफ़ावत क़ुवा कहलाता है। किसके लिए, इकाई एक मुस्बित बार को क़ुव्वत के ज़रिए, कौन सी क़ुव्वत इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पर हम बर्क़ लगा रहे हैं इसीलिए बरक़ी क़ुव्वत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एक मुस्बित बार को बरक़ी क़ुव्वत के ज़रिए L फासला तय करवाना तफ़ावत क़ुवा कहलाता है। अब ये तफ़ावत क़ुवा की भी कुछ न कुछ इकाई होगी और वो है वोल्ट। ओके, अब यहाँ पर एक वोल्ट, अगर हम एक वोल्ट बोल रहे हैं तो इसमें क्या शामिल है, फर्स्ट इक्वेशन, बैक टू फर्स्ट इक्वेशन, V इज इक्वल्स टू W/Q। W क्या है, जॉल, वर्क की एनर्जी हो गई जॉल, Q चार्ज की एनर्जी हो गई कूलम। तो 1 वोल्ट इज इक्वल्स टू 1 जॉल पर कूलम। यह है तफ़ावत क़ुवा। इसके बाद है आपका ओम का कुलिया, वही साइंसदान जिसकी फ़ोटो मैं आपको फर्स्ट में बताई हूँ, उसी के बारे में हम देखेंगे। डेफिनेशन अगर आप चाहते हैं तो फ़िज़िक्स की टेक्स्ट बुक उठाइए, आपको उसमें से डेफिनेशन मिल जाएगा। वो लिखने का कोई मुझे फ़ायदा नहीं दिखा, इसीलिए मैंने डायरेक्ट आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए इक्वेशंस लिखे, कॉन्सेंट्रेट किया, तभी आपको समझ में आएगा। ओके, ओम का कुलिया।
तो जब ओम के कुलिये को समझने के लिए ओम ने एक एक्सपेरिमेंट किया, तो उसमें उन्होंने क्या किया कि एक बरखी मैदान में या फिर एक बरखी बंद में उन्होंने बरखी दौर में एक तजुर्बा ये अंजाम दिया कि जैसे जैसे वो बरखीरों की मकदार को बढ़ा रहे थे, जैसे जैसे वो बरखीरों की मकदार को आई को बढ़ा रहे थे, वैसे वैसे उनका तफावत हुआ भी बढ़ते जा रहा था। तो इससे इन्हें ये मालूम हुआ कि वी यानी तफावत हुआ हमेशा रास्त मुतनासिब होता है बरखीरों के। तफावत हुआ रास्त मुतनासिब होता है बरखीरों के। रास्त मुतनासिबत का मतलब क्या है? अगर आप वी बढ़ा दोगे आई भी बढ़ेगा, आई को कम कर दो वी भी कम हो जाएगा। ये है आपकी रास्त मुतनासिबत का डेफिनेशन। तो वी हमेशा रास्त मुतनासिब होगा आई के, लेकिन कब? जबकि टेम्परेचर या तपिश मुस्तकिल हो। तपिश क्या होनी चाहिए? मुस्तकिल होनी चाहिए। तो ऐसी शय किसी भी शय में जबकि तपिश मुस्तकिल हो, तो आपका ये जो वोल्टेज है, जो आपका तफावत हुआ है, वो रास्त मुतनासिब होता है आपके बरखी रो के। ये है आपका ओम का कुलिया। तो अब जब भी आप मैथ्स में ये मुतनासिबत के निशान को या अलामत को हटाना चाहते हो और उसे मसावी में बदलना चाहते हो, तो हमें एक मुस्तकिल की ज़रूरत होती है। मुस्तकिल क्या है? कांस्टेंट, एक कांस्टेंट नंबर। कांस्टेंट यानी 1 2 3 4 फिक्स्ड है उसकी वैल्यू फिक्स्ड है, तो हम उसे मुस्तकिल कहेंगे। एक कांस्टेंट होना ज़रूरी है। तो जब हम v मसावी है i लिखना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा, वो है आपका r। ये r ही ओम की देन है फिज़िक्स में। तो ये R क्या है? ये R मौसिल की, मौसिल हमने पहले डेफिनेशन देखा, जी ऐसी अशिया जिनमें से बर्फ़ का गुज़र हो सकता है, जो अपने अंदर से बर्फ़ को गुजारने की इजाज़त देती हो, मौसिल कहलाएंगे। तो मौसिल की मज़ाहमत को हम कहेंगे R। मौसिल की मज़ाहमत को हम कहेंगे R, कैपिटल R। तो अब ये मज़ाहमत या R रेसिस्टेंस किस बला का नाम? तो ये रेसिस्टेंट, अगर नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में हम अगर इसे समझना चाहेंगे, तो मज़ाहमत वो है जिससे किसी भी मौसिल में किसी हद तक बरखीरों को रोके रखने की या फिर उसको मना करने की जो ख़ासियत पाई जाती है, उसे हम मज़ाहमत या रेसिस्टेंस कहेंगे, जिसको हम कैपिटल R से ज़ाहिर कर रहे हैं। तो जब कैपिटल R का डेफिनेशन हमने देख लिया, ये किसी भी मौसिल में बर्फ़ को रोके रखने की या उसको मना करने की ताकत या रुझान है। तो मैथमेटिकली अगर हम देखें तो v इज़ इक्वल्स टू आई आर, यहाँ पे r रखिए, i यहाँ पे ज़रब में है, इधर गया तो बटे में आ जाता, तो r इज़ इक्वल्स टू v बाई आई। जब वोल्टेज को बरखीरों से तकसीम किया जाएगा, यानी वोल्टेज और बरखीरों के दरमियान की निस्बत मज़ाहमत है। तफावत हुआ और बरखीरों के दरमियान की निस्बत को हम रेसिस्टेंस कहेंगे। इसकी भी कुछ ना कुछ इकाई है, और वो इकाई है ओम। उसी सेजना के नाम पे इसकी इकाई ओम रखा गया है। और जब हम इसे सर्किट में इस्तेमाल करते हैं, तो इसकी अलामत कुछ इस तरह होगी। तो अब एक ओम आप खुद बोल सकते हैं, वोल्टेज की इकाई थी वोल्ट, बरखीरों की इकाई थी एम्पियर, तो v बाई आई वोल्ट पर एम्पियर। यह है आपका मज़ाहमत। तो ये मज़ाहमत किस तरह हमें इस्तेमाल में आती है, इसके इस्तेमालात भी हम देखेंगे। नेक्स्ट, फर्स्ट, ओम के कुलिये के ज़रिए हम 3 चीज़ें यहाँ पर मालूम कर सकते हैं। तो वीर याद रखिएगा, जस्ट फॉर मेमोराइजिंग फैक्ट्स, v इज़ इक्वल्स टू आई आर, वीर। तो जब हमें v मालूम करना है, तो v इज़ इक्वल्स टू आई इंटू आर। अगर हमें i मालूम करना है, तो वो हो गया v बाई आर। अगर हमें r मालूम करना है, तो वो हो गया v बाई आई। रिमेंबर, जस्ट ऐसे वीर, v आई आर, वीर। तो ये एक ही ट्रायंगल से आप v, i और r मालूम कर सकते हैं। यानी मैथमेटिकल क्वेश्चंस में कभी कभार i और r दे के v मालूम करने के लिए बोलता है, यानी बरखीरों और रेसिस्टेंस मज़ाहमत दे के तफावत हुआ मालूम करने के लिए कहा जाए, तो आप ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। बरखीरों मालूम करना है जबकि तफावत हुआ और रेसिस्टेंस दी जाए, इस तरीके से। अगर रेसिस्टेंस मालूम करना है जबकि वोल्टेज और बरखीरों दी जाए, तो इस तरह से इसे मालूम किया जाएगा।
नेक्स्ट मैंने कहा था वोल्टेज और करंट का जब आप ग्राफ बनाएंगे तो वो एक सीधी लाइन आएंगी, यानी जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे करंट भी बढ़ता जा रहा है, या फिर उल्टा देखेंगे तो जैसे जैसे वोल्टेज कम करते जाएंगे तो करंट भी कम होता जाएगा। ये है आपका ओम का कुलिया। शर्त क्या है? टेम्परेचर, तपिश यहाँ पर मुस्तकिल या कांस्टेंट है। ओके, ये हम लोग लास्ट में देखें। ओके, वी आई आर हमने तीनों भी कंप्लीट कर ली है। तो करंट, वोल्टेज और रेसिस्टेंस। देखिए, वोल्टेज करंट को जाने के लिए पुश कर रहा है, धक्का दे रहा है। कैन यू सी दिस? तो वोल्टेज आई की हेल्प करेगा आगे बढ़ने के लिए, लेकिन रेसिस्टेंस उसको कम करेगा, यानी उस वायर में जाने की जो ताकत इलेक्ट्रॉन्स को प्रोवाइड की जा रही है, करंट को प्रोवाइड की जा रही है, वो वोल्टेज के ज़रिए दी जा रही है। लेकिन रेसिस्टेंस, व्हाट रेसिस्टेंस इज डूइंग, वो करंट को रोक रहा है, उसको किसी हद तक मना करने की कोशिश कर रहा है। ये है डिफरेंस वोल्टेज, करंट और रेसिस्टेंस में। नेक्स्ट, जब रेसिस्टेंस हमने देखा मज़ाहमत, तो वो मज़ाहमत जब हम किसी मटेरियल पर अप्लाई करेंगे तो वो मटेरियल यानी वायर ले लीजिए जिसमें से करंट गुजर सकता है, तो उसमें कुछ ना कुछ हद तक मज़ाहमत पाई जाती है। तो मज़ाहमत किसी न किसी चीज़ पर डिपेंड होगी और किसी न किसी चीज़ पर इंडिपेंडेंट होगी। तो यहाँ पर तो ये जो आर है, जो मज़ाहमत है किसी भी वायर की, उस वायर के तूल पर किसी भी चीज़, वायर, स्ट्रिप, कौन सी भी शय हो सकती है, तो किसी भी शय की जो मज़ाहमत है वो उसके तूल के रास्त मुतनासिब होती है। यानी आप तूल बढ़ाओगे तो रेसिस्टेंस, मज़ाहमत भी बढ़ेगा, तूल कम करोगे तो उसका रेसिस्टेंस भी घटेगा। इसके बाद अगर आप उसका एरिया देखेंगे, एरिया यानी उसका रकबा, तो जब रकबा बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस घटेगा। ये बिलअक्स मुतनासिब है, सीधे नहीं, बिलअक्स मुतनासिब है। तो अगर आप एरिया बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस कम होगा, अगर आप एरिया कम करेंगे तो रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा। क्लियर? आर रास्त मुतनासिब होगा, किसी भी शय की मज़ाहमत रास्त मुतनासिब होगी उस शय के तूल के, और बिलअक्स मुतनासिब होगी उसके रकबे के। तो जब हम इन दोनों इक्वेशंस को मिला देंगे तो एल बाई आई, अगेन अगर आपको मुतनासिबत का सिंबल हटाना है तो वहाँ पे मसावी है और साथ में कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगा। वो कांस्टेंट यहाँ पे है रो। इस सिंबल को हम रो पढ़ेंगे। तो रो है मज़ाहमत नोई। रो क्या है? मज़ाहमत नोई। तो अब यहाँ से हमें मज़ाहमत नोई का डेफिनेशन मिल जाएगा। ये मज़ाहमत नोई क्या है? तो रो को यहीं पे रखे, ए यहाँ पर तकसीम में है तो इधर जाके ज़रब आर इंटू ए बाई एल। तो यहाँ से मज़ाहमत नोई का क्या डेफिनेशन हुआ? मज़ाहमत नोई से मुराद किसी शय में इकाई रकबे और इकाई तूल में पाए जाने वाली मज़ाहमत, इकाई रकबे और इकाई तूल में पाई जाने वाली मज़ाहमत को मज़ाहमत नोई कहा जाएगा। किसी भी शय के इकाई तूल और इकाई रकबे में पाए जाने वाली मज़ाहमत को मज़ाहमत नोई कहते हैं। यही तरीका है, जस्ट एक फार्मूले के ज़रिए आप पूरा डेफिनेशन लिख सकते हो, और इसी से हम ये बोल सकते हैं कि मज़ाहमत नोई किसी भी शय की तूल और उसके रकबे के ऊपर डिपेंड या मुनहसिर होती है, और साथ में मज़ाहमत के ऊपर भी मुनहसिर होती है, और इन सब में टेम्परेचर, तपिश यहाँ पर कांस्टेंट है। ओके, नेक्स्ट, इकाई। इकाई क्या होगी? ओम मीटर। मज़ाहमत नोई की इकाई क्या है? ओम मीटर। हाजिस, हाजिस के लिए इकाइयाँ, हाजिस के लिए मज़ाहमत नोई 10 की क़ुव्वत 14 से 10 की क़ुव्वत 16 ओम मीटर होगी। हाजिस क्या है? हाजिस यानी इंसुलेटर, जिसमें से करंट नहीं गुजर सकता, रुई, अपना लकड़ी, तो इन चीज़ों से जब करंट नहीं गुजरता उन्हें हम हाजिस कहेंगे। तो हाजिस की मज़ाहमत नोई 10 की क़ुव्वत 14 से 10 की क़ुव्वत 16 ओम मीटर होगी। यह है आपका मज़ाहमत नोई। तो ये देखिए, अगर हम एक वायर कुछ भी ले रहे हैं तो उसका लेंथ एल है, क्रॉस सेक्शनल एरिया थोड़ा सा एरिया ले लिया ए, तो वो हो गया रो। रो मसावी है आर इंटू ए बाई एल। या फिर इसमें से आर को आप डेफिनेशन निकालना चाहेंगे, आर यहाँ पे रखिए, एल इधर चले गए, आइए ये दो भी हमने देखा है। तो रो रेसिस्टिविटी या मज़ाहमियत या मज़ाहमत नोई के बारे में हमने मालूमात हासिल की। नेक्स्ट, कंडक्टर्स
यानी कंडक्टर्स मौसिल, मौसिल जिसमें से करंट गुजर सकता है। देखिए इन सब की मज़ाहमत नोई माइनस में है। ओके, एलोइस यानी भरत, दो दो धातों को मिलाकर एक नया जो चीज़ बनाई जाती है उसे हम भरत या एलोस कहते हैं। तो अगर हम एलोस के बारे में देखेंगे, नाइक्रोम का 100 इंटू 10⁻⁻6, मैंगनीन का 44 इंटू 10⁻⁻6 और इस कॉन्स्टेंटिन का 49 इंटू 10⁻⁹ में मज़ाहमत नोई है। तो कंडक्टर्स की माइनस में रहेगी, यानी मौसिल की माइनस में नेगेटिव में रहेगी। ये इंसुलेटर्स हाजिस की जो मैंने अभी आप लोग को बताया 10 की क़ुव्वत 14 से 10 की क़ुव्वत 16 तक हो सकती है। अगर आप डायमंड की देखें तो 10 की क़ुव्वत 12 से 10 की क़ुव्वत 13 तक है। पेपर अगर ड्राई है तो उसकी 10 की क़ुव्वत 12 है। तो ये सारे हाजिस है जिनमें से हम करंट नहीं गुजार सकते, उनकी मज़ाहमत नोई ये है। अगर हम कंडक्टर्स मौसिल जिनमें से करंट गुजर सकता है उनकी रेसिस्टिविटी नेगेटिव में होगी और एलोस की भी नेगेटिव में होगी। और एक बात है नीम मौसिल, नीम मौसिल यानी सेमी कंडक्टर्स जो कभी कभी थोड़े करंट को अलाउ करते हैं, थोड़े नहीं, दोनों के दरमियान की शय, मौसिल और हाजिस के दरमियान की शय, जिसे हम नीम मौसिल कहते हैं, जिसकी मिसाल है सिलिकॉन और जर्मेनियम। इनकी रेसिस्टिविटी हाजिस से 10 की क़ुव्वत 5 या 10 की क़ुव्वत 6 ज़्यादा होगी। ओके, 10 की क़ुव्वत 5 या 10 की क़ुव्वत 6 ज़्यादा होगी। ठीक है, यह आपके कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, मौसिल की मज़ाहमत नोई। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेसन इसके बाद का कंटिन्यूएशन होगा। प्लीज़ डू वॉच, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।